हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है और पहला हमने अपलोड कर दिया है, तो यदि आपने उसको नहीं लगाया है तो उसको भी लगा लें। तो चलिए देखिए, इसमें से जो हिंदी वाला पोर्शन है इसको हम पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो जिह्वा अगर तालु से टकराएगी तो वो कैसा शब्द होगा? तालव्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, जा और शा, चा, घा और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या है कि ये जो घा है ये जिह्वा से तालु से नहीं टकराती, अर्थात ये तालव्य नहीं है। अब देखिए तालव्य क्या होते हैं। तालव्य को जब हमने PYQ पढ़ाया है तो उसमें हमने एक सूत्र बताया था, इचुएसा नाम तालु। क्या बताया था? इचु या शा और ये नाम यहाँ पर। ठीक है, इचुएसा नाम और यहाँ पर तालु। ठीक है, आपको याद क्या रखना था इसमें? ई, चू, या और सा। अब देखिए इसमें से सिर्फ इतने को अगर आप याद रखिए तो समझिए इस बात को। देखिए ई का मतलब हो गया ई। ठीक है, चू का मतलब है यहाँ पर चा वर्ग। हमने वहाँ पर डिटेल में बताया था कि भाई जो वर्ग होते हैं ना, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, है ना, इस तरह से वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर चू का मतलब है चा वर्ग। चा वर्ग का मतलब ये हुआ कि चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, और या ये यज्ञ वाला, और ये देखिए ये है तालव्य सा, जिसको आपको सिटी वाला सा कहते हैं ये, या शरीफा वाला सा जो है। तो ये है क्या है कि ये एक सा है। ठीक है, तो इसमें से ये जो होते हैं सारे ये किससे बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं तालु से। अब देखिए यहाँ पर विकल्प को देखिए, जा और ये शा और ये चा। तो देखिए चा वर्ग में चा, छा, जा, तो देखिए ये आ गया और शा ये आ गया। ठीक है, तो इचुएसा नाम तालु के हिसाब से इनमें जीभ तालु से लगेगी। अब देखिए ये घा, तो घा के लिए हमने क्या बताया था? हमने जो उसमें सूत्र बताया था PYQ में, हमने बताया था एक सूत्र, अकुहा विसर्जिया नाम कंठा। क्या बताया था? आ, कु, हा और यहाँ पर विसर्जिया नाम मतलब ये विसर्ग से था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? कंठा था। अब इसका मतलब क्या था? देखिए आ और कु का मतलब है का वर्ग, और हा का मतलब हा हो गया, और विसर्ग मतलब विसर्ग हो गई। ये किससे बोला जाता है? ये कंठ से बोला जाता है। इसका मतलब देखिए कु मतलब का वर्ग, का, खा, गा, घा। तो इसमें से ये जो घा है ये किससे? कंठ से बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यदि आपको और डिटेल में पूरा पढ़ना है तो आप जो हमने PYQ पढ़ाया है पूरा हिंदी वाला सेक्शन, तो आप उसमें जाइए, तो आपको सारा का सारा ये और भी वहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। हमने सारे शब्दों के लिए बताया है। एक एक सूत्र याद कर रखिए और पूरा आप उसको क्या कर सकते हैं कि बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो देखिए ये जो संबल शब्द है इसमें किस प्रकार की ध्वनि का वर्गीकरण है? इसको देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि और यहाँ पर द्वित्व ध्वनि, और या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए क्या है, ये है संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि का ये मतलब होता है जब दो यहाँ पर अक्षर कहिए अगर आप, यानी कि या फिर ध्वनि कहिए, तो दो ध्वनियों के बीच में मध्य में यदि कोई ऐसी मतलब तीसरी कोई ध्वनि आ जाए तो वो क्या होती है? वहाँ पर संपृक्त होती है। जैसे संबल में देखिए क्या हुआ है कि सा और बा के मध्य में जो माँ है इस ध्वनि का यहाँ पर गुंजायमान हो रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या होगा कि यहाँ पर संपृक्त ध्वनि होगी। अगला देखिए प्रश्न, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप में लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? ऑप्शन देखिए, कोष्टक, निर्देशक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हमें किसी के द्वारा कहे गए कथन या उपवाक्य या किसी का एक कोई कोट हमें अगर सीधे सीधे कहना है तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? वहाँ पर हम यूज करेंगे कि ये उद्धरण चिन्ह लगाया जाएगा। अब देखिए जो उद्धरण चिन्ह होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इकहरा, ऐसे ऐसे चिन्ह देखिए इकहरा लगाया जाता है, इसके बीच में कोई शब्द लिख दिया जाता है। एक होता है दोहरा, आप इसको कह सकते हैं कि सिंगल इन्वर्टेड कामा, और ये हो गया डबल इन्वर्टेड कामा। तो ये होता है कि अगर कोई एक वाक्य है तो एक वाक्य को अगर हमें पूरा लिखना है तो वहाँ पर हम डबल इन्वर्टेड कामा का यूज करेंगे। अगर हमें कोई एक शब्द या किसी, मान लीजिए जैसे बुक का नाम ही हमें लिख देना है, जैसे हम ये कहें कि प्रदीप एक हिंदी दैनिक पत्र है। ठीक है, प्रदीप, तो यहाँ पर अगर हम प्रदीप की बात करें
तो यहाँ पर हम इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में मतलब रखेंगे, ठीक है। सिंगल, इसको मतलब आप इकहरा उद्धरण चिन्ह भी कहेंगे, हिंदी में कहेंगे। तो यदि मान लीजिए मैंने पूरा वाक्य लिखा, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए देश को राष्ट्रीय साहित्य चाहिए, इसको हमें एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ये वाक्य है किसी का और दरअसल ये वाक्य है भारतेंदु का, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे, ठीक है। तो किसी के द्वारा कहे गए कथन या किसी शब्द को अगर मूल रूप में लिखना है तो उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब यहाँ पर देखिए दिया है पर्याप्त, दूसरा है याज्ञवल्क्य, तीसरा है देखिए परीक्षण, और चौथा है यहाँ पर मतंतर, और अगला है देखिए ये तो देखिए ई वाला जो है विकल्प ना सब जगह यही है क्योंकि ये भाई कॉमन विकल्प है एक प्रकार से, ठीक है। तो 4 में अब देखिए, तो इसमें से कौन सा सही है। इसमें से देखिए जो सही है फ्रेंड्स वो है याज्ञवल्क्य, यानी इसकी जो वर्तनी है, वर्तनी की दृष्टि से यानी स्पेलिंग, वर्तनी का मतलब क्या होता है स्पेलिंग, तो स्पेलिंग की दृष्टि से यानी वर्तनी की दृष्टि से याज्ञवल्क्य जो है यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, और शब्द देखिए यहाँ पर हैं अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि और नीरधि, और फिर पूछ रहा है कि यहाँ पर किस विकल्प के शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। विकल्प में देखिए दिया है कि भाई 2 3 1 2, फिर 1 3 4, और फिर दिया है यहाँ पर 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम समझते हैं। तो देखिए अतिशयोक्ति को देखिए, अतिशयोक्ति ये सही लिखा है। अब इसको देखिए, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, अतिशयोक्ति पढ़ रहा हूँ इसको, क्यों? क्योंकि इसका अगर यही उच्चारण आप करेंगे ना अतिशयोक्ति, तभी आप इसको सही समझ पाएंगे। तो ये सही लिखा है। दूसरा देखिए यहाँ पर दुर्गति। अब देखिए दुर्गति जो यहाँ पर लिखा है, दुर्गति ऐसे नहीं लिखा जाता है। दुर्गति कैसे लिखा जाता है, इसमें एक उड़ंतु र लगती, ऐसे लिखेंगे आप इसको, देखिए दुर्ग और ती, ठीक है। तो दुर्गति जो है ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा चूंकि गलत है, यहाँ पर देखिए ये गलत है, तो जिस विकल्प में 2 होगा उसको हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप इसको गलत मानिए, फिर इसको देखिए 2 यहाँ पर ये भी गलत हो गया, 2 इसमें है ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन, या तो बचा देखिए ये, और या फिर सबसे नीचे वाला विकल्प की उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए भाई एक तो हमको यहाँ मिल ही गया है, तो ये तो सही ही था। अगले शब्द देख लेते हैं भाई, देखिए मारीची भी सही है और नीरधि भी सही है, तो इस प्रकार से सी विकल्प यहाँ पर हमें सही मिलता है। अगला देखिए, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पशु चर रहे हैं में से पशु जो है, पशु कैसी संज्ञा है, ये है जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि पशु से क्या है कि पशु से पशुओं की पूरी जाति का इंडिकेशन हो रहा है, बताया जाए कि हाँ भाई कोई भी पशु हो सकता है, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर पशु शब्द, तो इस प्रकार से यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। अब देखिए व्यक्तिवाचक की संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें से स्पेसिफिक नाम कह दिया जाता है। अब पशुओं में से मान लीजिए कि मैं कह दूं कि चेतक घोड़ा, तो देखिए चेतक घोड़ा जो है ये सीधे सीधे यहाँ पर चेतक नाम सीधे सीधे आ गया है, तो इस प्रकार से यहाँ ये सिर्फ इसी घोड़े को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम चेतक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वहीं पर अगर भाव की प्रधानता हो तो देखो भाववाचक संज्ञा होता है, और द्रव्य की अगर बात कर ली जाए जैसे कि लीटर, 2 लीटर दूध है ना, 4 किलो गेहूँ, तो ऐसे ही में यहाँ पर हम द्रव्यवाचक संज्ञा को बोलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, दीवार के ऊपर कौन बैठा है, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो ये वाक्य है देखिए कि दीवार के ऊपर कौन बैठा है। इस वाक्य में हमें बताना है कि सर्वनाम का किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से देखिए दीवार के ऊपर कौन बैठा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि देखिए इस वाक्य को देखिए और यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी देखिए। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला देखिए, रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। ये यहाँ पर पूरा वाक्य है और इस वाक्य में एक रेखांकित उपवाक्य है, और इसमें बताना है भाई कि इसका क्या ये जो उपवाक्य है इसका भेद कैसा है। तो देखिए वाक्य देखते हैं, एक ऐसा पत्र लिखो जिसमें विद्यालय की
सभी समस्याओं का उल्लेख हो। अब इसमें से जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो को रेखांकित किया गया है और पूछ रहा है कि भाई इसमें से हमें बताना है कि इसका उपवाक्य का भेद कौन सा है। तो ऑप्शन देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य। तो ये फ्रेंड्स क्या है कि विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि देखिए जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, तो ऐसा पत्र लिखना है जिसकी क्या विशेषता है, उसकी विशेषता है कि उसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, यहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये विकल्प दिए गए हैं और इनमें से हमें बताना है कि भाई नाम धातु का किस में प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखिए, माँ नौकरानी से बर्तन धुलवाती है, उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली, और फिर मोर नाच रहा है, और फिर मैं कपड़े धोकर खेलने गया, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए नाम धातु किस में है, इसमें है उसने मेरी सारी संपत्ति हथिया ली। नाम धातु क्या होती है, देखिए नाम धातु का सीधा ये मतलब है कि अगर संज्ञा से या संज्ञा को मतलब चेंज करके अगर कोई वाक्य बनता है या कोई शब्द बनता है तो वहाँ पर नाम धातु होती है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि हाथ क्या है, संज्ञा है। हाथ से हमने बना लिया क्या, हथिया, ठीक है, हथिया लिया। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया लात, और लात से हमने यहाँ कह दिया कि लात से लतियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, गरम से गरमाना। तो ये सब कैसे हो जाते हैं, ये यहाँ पर जो है सारे के सारे नाम धातु बन जाते हैं, ठीक है, नाम धातु। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है कि उसने मेरी सारी संपत्ति हथियाली में नाम धातु मौजूद है। अगला देखिए, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। भाई देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हम कौवा एक शब्द है, अब इसको यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करेंगे इसके लिए। ऑप्शन देखिए, कौवा के अंत में बड़ी ई लगाते हैं, दूसरा है कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, तीसरा है कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, और फिर है कौवा के पहले मादा लगाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं, देखिए कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अगर देखिए कौवा क्या होता है, कौवा दरअसल जो वैसे यूज होते हैं सामान्यतः यूज होता है तो वो होता है पुल्लिंग में। अगर उसको हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा भाई, क्या कि उसके लिए हमें यहाँ पर मादा लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा मादा कौवा, ठीक है ये। और देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक मक्खी शब्द है, क्या है, मक्खी शब्द जो है ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहता है। अगर इसको हमें पुल्लिंग बनाना होता है तो हमें लिखना पड़ता है नर मक्खी। क्या लिखना पड़ता है, नर मक्खी। ऐसे ही देखिए ऐसे ही खटमल होता है, जैसे तो खटमल जो ये भी पुल्लिंग है, इसको जब अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो हमें लिखना पड़ता है मादा खटमल, ठीक है। एक शब्द और आपको बताएं, खरगोश जो होता है इसको भी अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तब भी हमें लिखना पड़ता है क्या, मादा खरगोश, है ना। तो देखिए ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने में नर या मादा का उपयोग उस शब्द के पहले करना पड़ता है। अगला देखिए, अपादान कारक युक्त वाक्य है। तो यहाँ पर वाक्य दिए हैं और इनमें से बताना है कि भाई कौन सा जो है अपादान से युक्त है। अपादान भाई कारक है, ठीक है। तो देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, दूसरा है छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है, तीसरा है शिकारी ने खरगोश को मारा, और चौथा है माँ ने बच्चों को बुलाया, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपादान किस में है, इसमें दूसरा वाक्य देखिए यहाँ पर, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। अपादान क्या है, देखिए अगर हम कारकों की बात करें तो देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो छत से उतरी हुई लता, तो लता जो है ये क्या है कि यहाँ पर छत से नीचे की आ रही है और ये मुरझा गई है। तो चूंकि ये अलगाव हो रहा है, देखिए यहाँ पर, और से जो है इसमें से आया है ना, छत से, इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि इसमें अपादान कारक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ऑप्शन है देखिए मीत, पीत, लज्जा, हस्त, और या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखिए भाई तद्भव कौन सा है, मीत। मीत जो है ये तद्भव शब्द है।
इसका अगर तत्सम शब्द हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मित्र, है ना। मित्र जो है ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो है ये यहाँ पर मीत बनता है, ठीक है। बाकी देखिए जैसे पीत है यहाँ पर, तो पीत जो है ये तत्सम शब्द है और इसका यहाँ पर तद्भव होता है पीला, ठीक है। और एक शब्द देखिए लज्जा, तो लज्जा तत्सम है, इसका तद्भव क्या बनेगा, बनेगा लाज। इसके बाद देखिए एक शब्द यहाँ पर हस्त दिया है, तो हस्त का तद्भव क्या होता है, हस्त का होता है हाथ, ठीक है। तो इस प्रकार से तत्सम और तद्भव है। अगला देखिए रित का अर्थ क्या होता है, रित, इस शब्द देखिए यहाँ पर रित, ऑप्शन है देखिए सत्य, इत्र, रूप और कृत। इसका रित का क्या अर्थ है फ्रेंड्स, रित का अर्थ होता है यहाँ पर सत्य, ठीक है। रित का मतलब सत्य होता है। अगर ये शब्द यहाँ पर ऋतु होता तो ऋतु मतलब क्या हो जाता, मौसम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर रित का मतलब होता है सत्य। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। ये शब्द दिए हैं और इनमें से हमें बताना है भाई कि किस में नी प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन देखिए शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से किस में नी प्रत्यय नहीं है, नौकरानी में नहीं है। क्यों, क्योंकि नौकरानी में आनी प्रत्यय है। ये कैसे बना है, नौकरानी शब्द कैसे बना है, ये बना है देखिए नौकर और यहाँ पर फिर इसमें प्रत्यय लग गया क्या, आनी, तो बन गया नौकरानी। तो आनी प्रत्यय लगा है इसमें। बाकी देखिए जैसे शेर में नी तो शेरनी, है ना, मोर में नी तो मोरनी, कुट में नी तो कुटनी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रत्यय क्या होते हैं भाई, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, उसके अर्थ को बदलते हैं या उसके अर्थ को सीमित करते हैं, ठीक है। अगला देखिए किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है। तो ये यहाँ पर देखिए दो शब्द दिए हैं और पूछ रहा है कि भाई किस में से जो विलोम है वो सही नहीं है। तो देखिए वरदान, अभिशाप, ये ठीक है भाई, वरदान का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, अभिशाप होता है। यहाँ पर दूसरा देखिए सधवा का निर्धवा, अब सधवा का निर्धवा नहीं होता, क्योंकि क्यों, सधवा का होता है विधवा। क्यों, सधवा का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति है ना, उसे कहेंगे सधवा, और जिसका पति मर गया हो ना हो तो उसको क्या कहेंगे, विधवा। तो सधवा का विधवा होता, ठीक है। तो हमें यही पूछ रहा था कि भाई कौन सा युग्म यहाँ पर ठीक नहीं है, तो यही ठीक नहीं है। बाकी भी देख लेते हैं। जैसे देखिए रुक्ष का स्निग्ध होता है। रुक्ष का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ अगर सूखी है तो उसको रुक्ष कहते हैं। स्निग्ध का मतलब क्या होता है, चिकना, मतलब अगर उसमें चिकनाई लगा दी जाए तो उसको क्या कहेंगे, स्निग्ध कहेंगे। समास का व्यास होता है। समास मतलब क्या, दो पदों का जोड़ना। व्यास का मतलब क्या, दो पदों को अलग करना, ठीक है। तो ये सब विपरीत थे। अगला देखिए जीवन धन का समानार्थी शब्द है। जीवन धन का समानार्थी शब्द कौन सा है, ऑप्शन देखिए यमराज, पति या स्वामी, उसी ब्रैकेट में है, आदमी, महीपति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जीवन धन किसको कहते हैं, जीवन धन कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर पति या स्वामी को, ठीक है। अगला देखिए, और बाकी इसमें देखिए जो अन्य शब्द हैं, जैसे कि ये भाई यमराज है, तो यमराज को और क्या कहते हैं, यमराज को धर्मराज कहते हैं, मृत्यु कहते हैं, अंतक कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ देखिए जैसे आदमी है तो आदमी को क्या कहेंगे भाई, आदमी को कहेंगे मानव, मनुष्य, मनुज, है ना, मानुष, ये सब कहेंगे आदमी को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए महीपति जो है, तो महीपति यहाँ पर इसको जो और शब्दों से कहते हैं तो हम कह सकते हैं नरपति, नरेंद्र, महिपाल, ये सब कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द दिए हैं दो और यहाँ पर उनके अर्थ दिए हैं और फिर ये कह रहा है भैया कौन सा इसमें से जो है वो सही नहीं है। तो देखिए इसमें से जैसे ये दिया है अनिल और अनल, तो अनिल का मतलब हवा होता है और अनल का मतलब आग होता है, ये बात तो यहाँ पर ठीक है। अगला दूसरा देखिए अंश और अंश। अब देखिए लिखने में इसमें से देखिए, इसमें से जो अभी हमने देखा था तालब विस्वर, है ना, तालब वसा, तो इसमें से तालब वसा दिया है और ये तालब वसा वाले से अंश जो लिखते हैं इसका मतलब होता है हिस्सा। और यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा सा लिखा है इसका मतलब होता है कंधा, ये भी बात ठीक है यहाँ पर। अगला देखिए अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है आशा और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर, ये भी यहाँ बात ठीक है। अगला देखिए अवलंब और अविलंब। अवलंब का मतलब क्या होता है, अधर, और अविलंब का क्या मतलब होता है, क्या विलोकित होता है, नहीं, ठीक है।
तो अवलंब यहाँ पर, और ये अविलंब, अविलंब का मतलब क्या होता है कि भाई जल्दी जैसे कोई काम करना है, हमें बिना देरी के करना है, तो उसको अविलंब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको कह रहा है कि विलोकित, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये हमें जो गलत था उसी को ढूंढना था, तो ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। तो देखिए अभय और उभय, इसके समरूपी भिन्नार्थक हमें बताने हैं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है, पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया है निडर और दोनों। इसका मतलब सीधा सीधा ये कह रहा है भाई कि देखिए अभय का मतलब निडर होता है और उभय का मतलब दोनों होता है। तो क्या बात ये ठीक है? यहाँ पर ये बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभय बिना भय का यानी कि निडर है ना। उभय जैसे हम कहेंगे उभयचर, तो उभयचर कौन से प्राणी होते हैं? जो दोनों जगह मतलब स्थल में और जल में दोनों जगह पे चलते हैं, जिनको, उन्हीं को तो हम कहते हैं उभयचर। तो उभय का मतलब हो गया दोनों और अभय का मतलब हो गया निडर। ये पहला विकल्प यहाँ पर ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, इसको आप अगर देख रहे हैं तो आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, है ना। वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा कि भाई हम कैसे पढ़ा रहे हैं और इसमें से क्या सुधार करने की और ज़रूरत है। हालांकि देखिए मैंने 1262 जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था उसको मैंने क्वालिफाई भी किया है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए वाक्यांश दिया है, उसके सामने यहाँ पर शब्द दिया है और फिर ये बता रहा है कि भाई कौन सा उसमें से सार्थक नहीं है, ये बताना है। तो देखिए झाग से भरा हुआ, इसको क्या कहेंगे? फेनिल। ये बात तो ठीक है भाई, झाग से भरे हुए को हम फेनिल कहेंगे। दूसरा देखिए, जो वचन से परे हो, क्या उसको वाचाल कहते हैं? नहीं, उसको वाचाल नहीं कहते हैं, और यही हमारा सही विकल्प है। जो सार्थक नहीं था उसे हमको खोजना था। अब देखिए यहाँ पर वाचाल का मतलब क्या होता है? जो भाई ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। लेकिन वचन से परे जो है, तो वचन से परे को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वचनातीत। जो वचन से परे है उसको क्या कहेंगे? वचनातीत कहेंगे। और जो ज़्यादा बोलता है उसको यहाँ पर वाचाल कहेंगे। अगला देखिए, शराब बनाने वाला, शराब बनाने वाले को कलवार कहते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। और जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बोलते हैं इसको दावानल। अगर पेट वाली अग्नि को क्या बोलते हैं? जैसे भाई पेट में भूख लगती है ना, तो वो भी एक अग्नि है, पेट में भी अग्नि होती है, खाने को पचाती है जो, वो भी एक अग्नि होती है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जठराग्नि। जठराग्नि शब्द जो है जठर से बना है ना। तो जठर रस, अब आप अगर साइंस में पढ़ेंगे तो अब ये देखेंगे कि भाई जठर रस कहाँ बनता है? अमाशय में जठर रस बनता है। तो वही जठर अग्नि है ना, जठराग्नि के बोलते हैं उसको। तो पेट में लगने वाली आग, ठीक है। और यहाँ पर जंगल में लगेगी तो उसको दावानल बोलेंगे। अगर वही आग समुद्र में लगेगी तो बड़वानल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बड़वानल बोलते हैं। तो ये एक प्रकार से जैसे वो अनेक शब्दों के एक शब्द नहीं होते, ऐसे शब्द हैं यहाँ पर। अगला देखिए, नद्यागम शब्द का संधि विग्रह बताना है, ठीक है। शब्द क्या है यहाँ पर? देखिए नद्यागम। तो नद्यागम का संधि विग्रह बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है नद धन आगम, दूसरा है नद धन आगम, तीसरा नदी धन आगम, और चौथा है यहाँ पर नद्या धन गम। तो इसका कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड्स? इसका देखिए सही विकल्प जो है हमारा वो है यहाँ पर सी, यानी कि नद्यागम का जो विच्छेद होगा वो क्या होगा? नदी धन आगम, ठीक है। तो ये बन जाएगा नद्यागम। अब ये कैसे बना है? देखिए ये बना है यण संधि के तहत। यण संधि क्या होती है? यण संधि का नियम ये होता है कि भाई देखिए ई उ ऋषि या री, ठीक है। तो ई उ ऋषि के बाद में यदि कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या, उ का वा और ऋषि का रा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि नदी ई के बाद में यदि कोई भिन्न शब्द आएगा, मतलब भिन्न स्वर आएगा, तो ई का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो यहाँ पर नदी धन आगम, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये शब्द बनेगा यहाँ पर नद्यागम, ठीक है। तो यहाँ पर यण संधि मौजूद है। अगर ये भी पूछ लेता कि भाई इनमें बताओ इसमें कौन सी संधि है, तो हम बता देते कि इसमें से यण संधि है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का देखिए कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन देखिए सतसई, राजगृह, चतुर्भुज, श्याम सुंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसमें से कर्मधारय जो है यहाँ पर ये है श्याम सुंदर, ठीक है। श्याम सुंदर जो है यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला देखिए,
प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहकने लगे। यहाँ पर बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, यानी मिश्रित वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर उपयुक्त में से कोई सा नहीं है। तो ये कौन सा है? ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? देखिए, जब दो उपवाक्यों को हम किसी मतलब कनेक्शन के साथ में, या हम कहें कि जब हम दो कोई भी उपवाक्य होते हैं और उन उपवाक्यों को हम किसी जैसे और, तथा इस तरह से किसी उसके साथ में जोड़ देते हैं, तो वहाँ पर जो वाक्य बनता है उसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। क्योंकि यहाँ पर देखिए, प्रातः काल हुआ एक और दूसरा पक्षी चहकने लगे, इसको हमने किससे जोड़ दिया है? यहाँ पर और से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ये संयुक्त वाक्य बन जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है ये बताना है हमें। ठीक है, अब देखिए पंक्तियाँ क्या दी हैं। हे सारथे हे द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अणे, है खेल क्षत्रिय बालकों का, बीव भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किस रस को बता रही हैं? ऑप्शन देखिए, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, भयानक रस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये हैं वीर रस की। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में अलंकार बताना है कि दूसरी पंक्ति में अलंकार कौन सा इसमें मौजूद है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दिए हैं, अनुप्रास अलंकार, रूपक, यमक और उत्प्रेक्षा। तो इसमें से दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर मौजूद है। बाकी देखिए, अगर इसमें हम पहली पंक्ति में देखेंगे तो पहली पंक्ति में क्या है कि देखिए, इसमें ताकि बार बार क्या हो रही है कि आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से ताकि आवृत्ति होने के हिसाब से यहाँ पर इसमें हम देखते हैं यदि, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ताकि क्या है कि आवृत्ति हो रही है। अगला देखिए, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, बहुत ताकतवर होना, या फिर मन लगाकर काम नहीं करना, या निर्धन होना, या फिर बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो देखिए, इसमें से क्या है कि इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोल्हू के बैल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भाई कि पूरी तरह से काम में लगे रहना, है ना, उसी को बोलते हैं कोल्हू का बैल। तो इसमें से कोई विकल्प जो है यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। अगला देखिए, कछुआ धर्म और मरेसी मोही कुठाओं किसकी रचना है? ठीक है, यानी कछुआ धर्म और मरेसी मोही कुठाओं, ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया है अध्यापक पूर्ण सिंह, और दूसरा है यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी। तो ये दरअसल रचना जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। क्या? कछुआ धर्म और मरेसी मोही कुठाओं, ये रचना किसकी है? ये है यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी की है। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए अगले प्रश्न में से क्या है यहाँ पर कि 27 से लेके 30 तक यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया है और इससे संबंधित प्रश्न दिए हैं, उसको हमें यहाँ पर हल करना है। तो इसको मैं यहाँ पर स्क्रॉल किए दे रहा हूँ, अगर आपको इसको हल करना है तो आप पढ़ के इसको स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम की वेस्टिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, वो आपके लिए भी उपयोगी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, अगर चाहें आप तो इसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद में आप इसके जो भी प्रश्न है, नीचे मैं आपको प्रश्न शो कर दूंगा, आप वो प्रश्न भी क्या करिएगा यहाँ पर। ये देखिए, ये इसका 27वां प्रश्न है। ठीक है, और इसके बाद में इसका यहाँ ये 28वां प्रश्न है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसका 29वां प्रश्न है, और ये यहाँ पर इसका 30वां प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा हिंदी वाला सेक्शन, और इसको देखिए हमने 30 मिनट में क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और 30 प्रश्न इसमें थे भी। अब फ्रेंड्स देखते हैं जीएस वाला पोर्शन। तो हमने हिंदी वाला पूरा कर लिया, अब जीएस वाले पोर्शन को भी हम यहाँ से लगभग जितना भी टाइम वहाँ पर मिलेगा, मतलब पर क्वेश्चन लगभग 1 मिनट का ड्यूरेशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था?
ऑप्शन है देखिए नागेश्वरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, और तीसरा ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, फिर है यहाँ पर हजारा मंदिर, और फिर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पल्लव शासकों ने मंदिर बनवाया है, तो कौन सा मंदिर बनाया है? महाबलीपुरम का जो मंदिर है पल्लव शासकों ने बनवाया है। अब देखिए ये जो महाबलीपुरम है, ये जो अपना तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहाँ पर है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी कला। इसलिए कला महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मंदिर निर्माण के दक्षिण भारत में जो भी कला जो जन्मी है, उसका जो श्रेय जाता है वो उन्हीं पल्लवों को जाता है। पल्लवों ने ही क्या किया था कि यहाँ पर शुरू किया था। क्योंकि देखिए दक्षिण भारत में जो है यहाँ पर जो द्रविड़ शैली है, मंदिर निर्माण की 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। कौन सी? देखिए एक होती है यहाँ पर नागर शैली, दूसरी होती है द्रविड़ शैली, और एक होती है बेसर शैली। ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ होती हैं। तो उत्तर भारत में नागर शैली है और मध्य भारत में ये बेसर शैली है, और यहाँ पर द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत में है। और दरअसल ये जो बेसर शैली है ये दोनों नागर और द्रविड़ का मिला हुआ रूप है। तो जो द्रविड़ शैली का जो ये कह सकते हैं कि जो शुरुआत होती है वो यहाँ से पल्लवों से ही शुरू होती है। तो पल्लवों ने ये जो महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था, यहाँ से ही हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में जो मंदिर कला है वो यहाँ पर शुरू होती है। अगला प्रश्न देखिए, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है देखिए खान आजम, खान खान, और अजियाउद्दीन। अगला ऑप्शन है इसमें मुशर्रफ ए दीवान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टोडरमल को क्या कहते थे फ्रेंड्स? कहते थे मुशर्रफ ए दीवान। अब ये टोडरमल कौन था? टोडरमल जो है फ्रेंड्स, ये जो अकबर है, अकबर के दरबार में था, और ये था वित्त मंत्री। क्योंकि वित्त का काम जो है टोडरमल देखता था। तो एक इसने पद्धति चलाई थी जिसका नाम इन्होंने रखा था दहसाला। दहसाला में क्या करते थे कि ये 10 साल का जो भी उपज है उसको देखते थे कि भाई कितनी उपज किसान की हो रही है, उसी हिसाब से फिर टैक्स जो है, कर जो है, उसको लगाने का ही व्यवस्था करते थे। तो दहसाला पद्धति भी इसी ने क्या किया था कि शुरू किया था। तो टोडरमल जो है ये बहुत ही मतलब अच्छा वित्त मंत्री था, और इसने जो अपनी प्रणाली जैसे हमने दहसाला बनाया, इसी प्रकार से इसने एक व्यवस्था चलाई थी जिसको हम जब्ती प्रणाली कहते थे, है ना। जब्ती प्रणाली दरअसल दहसाला का ही एक दूसरा नाम था। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ है सूचित होना या प्रमाणित होना? अब देखिए इसको आप कोशिश ये करिएगा, जो भी ये लेक्चर है पूरा देखिएगा, क्योंकि भाई हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं और आप अपना आकलन तो कर ही लेंगे। तो देखिए ये जो सूचित करना या फिर प्रमाणित करना जो है, ये किस याचिका को कहते हैं? ऑप्शन देखिए उत्प्रेषण, निषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो यहाँ पर सूचित होना या प्रमाणित होना है, ये कहते हैं उत्प्रेषण को। दरअसल हमारा संविधान में अनुच्छेद जो 32 है, ये क्या करता है कि जो भी हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों को ये लागू करने की बात करता है। तो संविधान का अनुच्छेद जो 32 है, ये अधिकार देता है कि भाई हमारे जो मूल अधिकार हैं इनको लागू कराने के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं पर अनुच्छेद 226 की अगर बात करें तो ये कहता है कि हाई कोर्ट भी आप क्या कर सकते हैं कि जा सकते हैं। तो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, चाहे आप हाई कोर्ट जाएं, अपने जो भी मूल अधिकार हैं उनको लागू कराने के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह के रिट जारी करता है। कितने? 5 तरह के रिट जारी करता है। तो 5 तरह की रिट में एक ये रिट होती है यहाँ पर उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब कोई भी मामला निचली अदालत में सुना जा रहा होता है और उसको ऊपरी अदालत में यदि भेजना होता है तो वहाँ पर उत्प्रेषण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़िया पठार, ऑप्शन देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उड़िया पठार कहाँ है फ्रेंड्स? ये है देखिए राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में हम ये कहें कि जो सबसे ऊंचा पठार है जो यहाँ पर, ये उड़िया पठार है। और राजस्थान हम जानते ही हैं कि भाई अपने जो भारत है, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल में। ठीक है, और ये वहाँ का उड़िया जो है ये पठार है राजस्थान का। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है देखिए अवतल लेंस, समतलाव लेंस, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए निकट दृष्टि दोष जो होती है इसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगर दूरदृष्टि होता तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या, जैसे निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि आपको निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ आपको दिखाई नहीं देती हैं। होता ये है दरअसल कि देखिए हमें जो वस्तुएं दिखती हैं कैसे दिखती हैं, वस्तुओं के दिखने का नियम ये होता है कि जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँख की रेटिना में पहुँचता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो होता ये है कि मान लीजिए ये आँख है और ये जैसे देखिए आँख है अपनी, और इस आँख का यहाँ पर देखिए ये रेटिना वाला भाग है मान लीजिए अंदर। अब यहाँ से क्या होता है कि कोई जो प्रकाश है ये अंदर यहाँ पर आता है, ठीक है, और ये रेटिना में यहाँ पर फोकस करता है। लेकिन अगर प्रकाश रेटिना के पहले ही रुक जाए आगे ये, तो इसी क्रिया को या इसी डिजीज़ को हम यहाँ कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो ये जो चित्र बनता है तो ये यहाँ पर रेटिना से पहले बन जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसको हमें पहुँचाना है रेटिना में। तो रेटिना में पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग कर देंगे, क्योंकि अवतल लेंस का गुण होता है कि किरणों को ये क्या करता है, फैलाता है। तो यहाँ पर ये जो आँख किरण यहाँ रुक जा रही थी, ये जब फैलेगा तो ये चला जाएगा सीधे सीधे रेटिना में, तो हमें ये दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से है। अगला देखिए, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? शासक ना कोई हालांकि शासिका होना चाहिए। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन देखिए, कुबेर नागा, प्रभावती गुप्त, राजश्री और कुमार देवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गुप्त काल की महिला थी जिनका नाम है प्रभावती, तो प्रभावती जो है ये वहाँ की शासिका रही हैं गुप्त काल की। और जो ये प्रभावती थी, देखिए ये प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इनका जो विवाह था वो वकाटक वंश के एक राजा के साथ हुआ था जो कि महाराष्ट्र में शासन कर रहे थे। उनका नाम था रुद्रसेन। तो रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है, तो रुद्रसेन की ये जो पत्नी होती हैं प्रभावती, ये अपने पुत्र को गद्दी पे मतलब बैठालती हैं और फिर वो क्या करती हैं कि वहाँ पर शासन करती हैं। तो गुप्त काल की ये शासिका हैं जिनका नाम है यहाँ पर प्रभावती। ठीक है, अगर कभी प्रश्न ये पूछे कि किन की पुत्री थी, तो जैसे हमने अभी बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी। अगला देखिए, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है देखिए, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, शंकराचार्य और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शिवाजी हैं, शिवाजी के समकालीन जो हैं वो कौन थे? तुकाराम थे। ठीक है, तुकाराम जो है थे इनके समकालीन, और तुकाराम से काफ़ी ये प्रभावित थे। वहीं पर देखिए अगर हम चैतन्य की बात करें फ्रेंड्स, ये चैतन्य जो यहाँ पर दिए हैं, तो देखिए चैतन्य जो है ये जो अपना बंगाल है, बंगाल क्षेत्र के ये एक प्रकार से व्यक्ति रहे हैं, और ये इन्होंने क्या किया था कि वैष्णव मत को अपनाया था और काफ़ी इसका इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। वहीं पर देखिए अगर हम देखें ये नामदेव को, तो नामदेव जो हैं ये भी महाराष्ट्र के संत हैं और ये निर्गुण मत से संबंधित हैं। शंकराचार्य की बात करें देखिए, तो शंकराचार्य जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इन्होंने फ्रेंड्स अद्वैत का सिद्धांत दिया था ना, अद्वैतवाद जो है जिन्होंने कहा था एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो वो यही शंकराचार्य हैं और इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान जो है हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने में किया है। इनको यहाँ पर प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। प्रश्नों में कभी कभार ये पूछता है कि प्रच्छन्न बुद्ध किसको कहते हैं, तो वो शंकराचार्य को ही कहते हैं। इसलिए ये कहा जाता है क्योंकि जो बुद्ध की जो फिलॉसफी थी उसको इन्होंने क्या किया था कि अपनाया था, लेकिन इस तरह से कि वो छिपे हुए तरीके से इन्होंने क्या किया था कि उसको अपनाया था। इस प्रकार से यहाँ पर इनको छिपा हुआ बुद्ध या प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है देखिए, अगस्त कथन के विरुद्ध, दूसरा है गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, तीसरा है विंसेंट चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, और चौथा है यहाँ पर नमक कर के विरुद्ध, और फिर इनमें से कोई नहीं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसका जो मुख्य ये था, आधार क्या था कि नमक के विरुद्ध। दरअसल नमक का जो कर था, अंग्रेज बहुत ज़्यादा नमक में कर लगा देते थे, जिससे अब भाई नमक तो प्रत्येक व्यक्ति को शाम सुबह खाने में चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कर होने की वजह से लोग उसको खरीद नहीं पाते थे और लोगों को बनाने की अनुमति नहीं थी। जो लोग सागर के किनारे भी रह रहे थे तो उनको भी यहाँ पर नमक वो नहीं बनाने देते थे। इसलिए यहाँ पर गांधी जी ने इसको आधार बनाया नमक कर को, और फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आंदोलन किया।
और इसी आंदोलन पे हमने मतलब ये भी देखा कि ये क्या करते हैं कि वहाँ पर नमक सत्याग्रह करते हैं, और नमक सत्याग्रह में ये डांडी मार्च करते हैं। तो डांडी मार्च जो होती है इसका का भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो डांडी मार्च देखिए कब होती है, ये 12 मार्च 1930 को यहाँ पर शुरू होती है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को यहाँ पर शुरू होती है और ये चलती है फ्रेंड 6 अप्रैल तक। ठीक है, 6 अप्रैल तक यहाँ पर ये चलती है। तो डांडी मार्च गांधी जी ने इस तरह से इस डेट को किया था, जो कि नमक कर के विरुद्ध ये एक कार्यक्रम था। अगला देखिए प्रश्न है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो संविधान सभा के अल्पसंख्यक की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरा ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया, तीसरा एच.सी. मुखर्जी, चौथा है यहाँ पर के.एम. मुंशी, और पांचवा तो आप जान ही रहे हैं कि भाई वो इनमें से कोई नहीं, दिया रहेगा, क्योंकि आयोग ये इसमें अपनी होशियारी कर लेगा। तो देखिए भाई ये इसका सही आंसर ये होगा अपना एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो जो एच.सी. मुखर्जी थे ये अल्पसंख्यकों की उप समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? ऑप्शन देखिए, किसी भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, दूसरा है कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, तीसरा ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, चौथा है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी निजता यानी कि प्राइवेसी से वंचित रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, इसके लिए ये आया है अनुच्छेद 300A। दरअसल क्या है कि पहले जब संविधान निर्माण किया गया था तो उस समय जो संपत्ति का अधिकार है उसको मूल अधिकार बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? मूल अधिकार। तो जब ये मूल अधिकार हो गया तो क्या हुआ कि उस समय बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी और उस संपत्ति का वितरण नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात क्या होती थी कि अगर सरकार चाहे कि हमें कोई सार्वजनिक काम करना है और हमें कोई खेत चाहिए या मतलब किसी तरह की जगह चाहिए तो लोग नहीं देते थे, सुप्रीम कोर्ट तुरंत से चले जाते थे, कहते थे भाई हमारा ये मूल अधिकार है, हम चाहेंगे तो नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ था कि एक मतलब संशोधन हुआ था और उस संशोधन में यहाँ पर वो 44वां संशोधन था। ठीक है, 44वां संशोधन था जो कि यहाँ पर 1978 में हुआ था। और इस संशोधन में क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के फिर इसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में अब क्या है कि सरकार अगर उसको ज़रूरत है तो संपत्ति एक्वायर कर सकती थी। ठीक है, तो ये जो है जो हमने अभी यहाँ पर देखा और उसको मूल अधिकारों से हटा के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया था। ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी पूरी और ये अधिकांशतः प्रश्न इस कहानी से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो भी ये कहानी हम बताते हैं इधर उधर, ये भी ऐसी कहानी है कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारा का सारा आप मटेरियल जो है सुनते रहिए और दिमाग में इसको सेट करते रहिए। अगला देखिए, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो भाई ये किसको जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो ये है देखिए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। इसको दूसरी चीज़ प्यासी भूमि की देश भी कहते हैं और इसको कंगारुओं की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर कंगारू काफ़ी पाया जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो यूरोप का एक जो डागर बैंक जो कि मछुआही क्षेत्र का मतलब यहाँ पर मछली जो है ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ पर जो मछुए लोग हैं वो ज़्यादा मिलेंगे, आपको मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाएंगी। तो ये कहाँ पे है? ये है देखिए ऑप्शन देखिए, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, नॉर्वे सागर। तो ये कहाँ पे? यहाँ पर ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तरी सागर में। ठीक है, मछलियाँ देखिए कहाँ ज़्यादा मिलती हैं? मछलियाँ वहाँ ज़्यादा मिलती हैं जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, तो वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और देखिए प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि डागर बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये यूरोप में है, हमें याद रखना है, और ये उत्तरी सागर का क्षेत्र है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की उमस होती है ना, अक्टूबर में जो गर्मी होती है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए,
भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, दूसरा है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, तीसरा है यहाँ पर उच्च वेग हवाएं, चौथा है गर्म और शुष्क मौसम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या है, देखिए उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च ताप। अब क्या होता है, देखिए आर्द्रता यदि ज़्यादा हो और तापमान ज़्यादा हो तो क्या होता है कि वहाँ पर भाप जैसा बनता है ना, उमस होने लगती है। तो उमस वाला जो मौसम होता है यहाँ पर, ये अक्टूबर में यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उच्च आर्द्रता रहेगी और उच्च अगर यहाँ पर तापमान रहेगा तो उमस वाला मौसम होगा। अगला देखिए प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ऑप्शन देखिए आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई कौन है ये, देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये क्या करता है कि हमारी राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। राष्ट्रीय आय हमारी जो पूरे जो मतलब राष्ट्र की आय है तो उसको यहाँ पर आकलित करती है। कौन सा, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला देखिए, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा अंग है जो वसा को तोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऑप्शन देखिए आंत, मस्तिष्क, फेफड़ा, वृक्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, इनमें से कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि यकृत क्या करता है, अपना ये काम करता है, ठीक है। यकृत जो होता है ये वसा को क्या करता है, तोड़ता है, और वसा को तोड़कर फिर इसको कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है, ठीक है। तो अगर देखिए क्या है कि अगर हम लोग ज़्यादा वसा खाते हैं और अच्छा गुड फैट अगर नहीं खाते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बनने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि देखिए जो हमारा जो यकृत है, यकृत में क्या है कि भाई ये पित्त भी निकालता है। तो पित्त जो होता है, पित्त वसा का इमल्सीकरण करता है। तो प्रश्न कभी अगर ये पूछा जाए कि वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, कैसे होता है, तो भी आप यहाँ पर उसको समझ सकते हैं। अगला देखिए, पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो पेनिसिलिन जो होता है जिसको हम एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं, ये किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन है देखिए लाइकेन, कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ये होता है कवक से, ठीक है। तो जो कवक होता है, कवक से हम पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है देखिए 1991, 1971, 2003, 2010, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लोबल फुटप्रिंट है इसको 2003 में क्या किया गया था कि इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ग्लोबल फुटप्रिंट 2003 में स्थापित हुआ है। अगला देखिए, हाल ही में नवंबर, यानी अभी नवंबर 2024 की बात है। तो यहाँ पर देखिए G20 की डिसास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है। ऑप्शन है देखिए नई दिल्ली, टोक्यो, बेलेम, पेरिस। तो यहाँ पर देखिए डिसास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, इसकी जो बैठक है इसका आयोजन किया गया है बेलेम में। अब ये देखिए जो अपना बेलेम है, बेलेम क्षेत्र में इसकी क्या की गई है, यहाँ पर बैठक हुई है। और देखिए ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में है, ठीक है। तो ये बेलेम क्षेत्र कहाँ पे है, ब्राज़ील में मौजूद है। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन देखिए राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये है गोवा में, ठीक है। महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये गोवा में है। ये इसलिए देखिए चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर बाघ देखा गया था, एक बाघिन देखी गई थी और शावक देखे गए थे, इसलिए चर्चा में रहा था। अगला देखिए, देश की प्रमुख सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक डीडी न्यूज़ ने नवंबर 2024 में अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई। अब देखिए ये इस तरह के प्रश्न भी कभी अतरंगी टाइप के आयोग पूछता है, तो भाई इसमें भी एक अतरंगी टाइप का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए इसमें से क्या है कि 37वीं, और दूसरा है देखिए 29वीं, फिर 26वीं, 25वीं, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम ये बात करें कि भाई जो ये यहाँ पर डीडी न्यूज़ है, ठीक है, तो ये डीडी न्यूज़ की वर्षगांठ जो है अभी मनाई गई है, जो ये मनाई गई है 21वीं, ठीक है, 21वीं, ठीक है। तो ये भी देखिए एक करंट का ही अपना यहाँ पर प्रश्न था। तो ये हो गया देखिए जीएस वाला पोर्शन। अब फ्रेंड्स इसमें देखते हैं कंप्यूटर वाला सेक्शन। तो देखिए कंप्यूटर के प्रश्न भी जो हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। कुछ प्रश्न हो सकता है आपको टफ लगे, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है, जिस तरह से एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है।
ऑप्शन यहाँ पर देखिए है प्रोग्राम काउंटर, दूसरा है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तीसरा एक्यूमुलेटर और यहाँ पर चौथा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है देखिए एक्यूमुलेटर। ये कह क्या रहा है, देखिए ये कह रहा है कि भाई क्या होता है कि जैसे जो हमारा सीपीयू होता है, देखिए ये सीपीयू, तो सीपीयू में मान लीजिए कि जो ये प्रोसेसर होता है यहाँ पर, ठीक है, सीपीयू यहाँ पर ये जो प्रोसेसर होता है, तो यहाँ पर इसमें अंदर होते हैं कुछ रजिस्टर। तो रजिस्टर का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सीपीयू है, यहाँ पर मान लीजिए कि इसके साथ में यहाँ पर लगी है ये मेमोरी, यानी कि मान लीजिए ये है मेन मेमोरी, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शंस दिया, तो यहाँ पर ही मान लीजिए कि है ALU, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कुछ भी यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया, तो मेमोरी से जो डेटा है वो यहाँ पर सीपीयू में गया और सीपीयू ने यहाँ पर क्या किया, कुछ प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर क्या होता है कि मान लीजिए ALU ने कोई रिजल्ट निकाला, जैसे हम ये कहें कि A+B और यहाँ पर हमने किया डिवाइडेड बाई C, ठीक है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अगर ऐसा करना है तो क्या होगा यहाँ पर कि A+B, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो इसका जो रिजल्ट होगा ये यहाँ पर एक्यूमुलेटर में वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर वही मीडिएटर रजिस्टर होता है जहाँ पर A+B, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 और 3 लिया था, तो ये जुड़ के यहाँ पर मान लीजिए 5 स्टोर हो गया। फिर मैंने किया डिवाइडेड बाई C और मान लीजिए कि C की वैल्यू 5 थी, तो फिर क्या होगा कि 5/5 हो जाएगा और यहाँ पर 1 रिजल्ट हमें मिलेगा। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ पर एक्यूमुलेटर होता है, ये एक्यूमुलेटर क्या करता है कि ALU द्वारा उत्पन्न जो डेटा होता है, ALU क्या है देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जैसे मैंने ये जो ऑपरेशन यहाँ पर लिखा था A+B डिवाइडेड बाई C, तो यहाँ पर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो बीच में जो डेटा यानी पूरी तरह प्रोसेस ना होकर आधा प्रोसेस होता है, उसकी ज़रूरत फिर से चूँकि हमें होती है, तो CPU उसको मेन मेमोरी में ना भेज के अपने एक रजिस्टर में स्टोर कर लेता है, जिसको यहाँ पर एक्यूमुलेटर नाम से जाना जाता है। अगला देखिए खाली स्थान दिया है, फिर कह रहा है कि जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने यानी कि रन करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, ऑप्शन देखिए, सॉकेट, एप्लेट्स, थ्रेड्स और स्ट्रीम्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होते हैं, एप्लेट्स। देखिए एप्लेट्स क्या होते हैं कि छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। तो जावा क्या है, देखिए जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जावा है, इसमें से एक एप्लीकेशन होती है जिसको यहाँ पर हम एप्लेट्स कहते हैं। तो एप्लेट्स क्या होते हैं, एक छोटी एप्लीकेशन होती है। इसका उपयोग जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर एक सर्वर है, ठीक है, यहाँ पर एक क्लाइंट बैठा है, तो एक एप्लेट्स इसको दे दिया गया। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म था, इस एप्लीकेशन फॉर्म को इसको यहाँ पर इसने दे दिया। ये क्या करेगा, फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा यहाँ पर ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर लेगा। फिर इसके बाद में जब सबमिट करना होगा तब ये दोबारा से इसको क्या करेगा, एक्सेस करेगा सर्वर को। तो इस प्रकार से यहाँ पर एप्लेट्स के माध्यम से जावा क्या करता है कि क्लाइंट साइड में यहाँ पर क्लाइंट जो काम हो रहा होता है, क्लाइंट जिस पे काम कर रहा होता है, तो उसको यहाँ पर एक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। अगला देखिए, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब MS वर्ड जो है, इस MS वर्ड में यदि हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो है उसको यदि खोलना चाहें, ओपन करना चाहें, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। ऑप्शन देखिए, Ctrl+F, Alt+D, मतलब Alt+D, या फिर और तीसरा यहाँ पर देखिए Alt+Ctrl+F, चौथा है यहाँ पर Ctrl+E, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो यहाँ पर की यूज होती है वो होती है Ctrl+D, ठीक है। यानी कि MS वर्ड में यदि आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर Ctrl+D जो हमें की है ये प्रेस करनी पड़ेगी। अगला देखिए, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। फिर से प्रश्न देखिए, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं निम्नलिखित में से। ऑप्शन देखिए, आउटलाइंड, रेज्ड, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ये दरअसल बात क्या है, देखिए जैसे मैंने क्या कहा, मुझे जैसे लिखना है यहाँ पर 2 की पावर 2, तो मैं इस तरह से लिखूंगा। तो यहाँ पर ये जो ऊपर मैंने पावर लगाई है
ये दरअसल क्या है, ये है यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट। वहीं पर अगर मैं ऐसा लिख देता, जैसे मान लीजिए मैं लिखता ए और ब्रैकेट यहाँ पर 2 लिख देता, तो इसको कहेंगे सब स्क्रिप्ट। तो कंप्यूटर में जब हम इस तरह से लिखते हैं तो देखिए ये बोल क्या रहा है, देखिए बोल रहा है कि बेस लाइन के ऊपर छोटा अगर कुछ लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर, जैसे सूत्र लिखना है, मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना प्लस 2ab ये लिखना है, तो ये जो स्क्वायर यहाँ पर लग रहा है ये दरअसल इसको क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, अगला देखिए, MS वर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन मौजूद है तो यह विंडोज़ के किस कॉर्नर पर स्थित होगा। ऑप्शन देखिए, टॉप लेफ़्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ़्ट या टॉप राइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो विंडोज़ की होती है, अगर आप विंडोज़ 7 पे यदि काम कर रहे हो तो विंडोज़ 7 में माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है उसमें क्या है कि जैसे देखिए ये पूरा मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपकी जब विंडो खोलेंगे तो ये विंडो है, यहाँ पर ये इस तरफ यहाँ पर कोने में एक विंडोज़ की ये गोल गोल वो बनी होती है, ठीक है, आइकॉन बना होता है। बाकी यहाँ पर नीचे क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारी मीनूज़ होगी, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर ये कहाँ होती है यही पूछ रहा है। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए कुछ ऐसे ऑपरेशंस क्या लिंक होता है जो कि साधारणतया ज़्यादा परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओपन करना है, कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है डॉक्यूमेंट, इस तरह की जब इसमें आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर इसका इंटेलिजेंस खुलेगा, इस तरह से ये विंडो खुलेगी, इसमें कई ये ऑप्शन आपको मौजूद होने यहाँ पर दिख जाएंगे। तो वही कह रहा है कि MS वर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन अगर मौजूद है तो वो कहाँ होगी, विंडो के कॉर्नर पे यहाँ पर मौजूद होगी, ठीक है। तो ये कौन सी ये साइड है, ये है यहाँ पर देखिए कौन सी साइड है, टॉप लेफ्ट साइड, ठीक है। अगला देखिए, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है। ऑप्शन देखिए, वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, दूसरा है एक विशेष मेन्यू, तीसरा है कुछ नहीं होता, चौथा है देखिए दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए माउस पर यदि आप दायां बटन क्लिक करें तो वहाँ पर क्या होगा, एक मेन्यू दिखाई देती है, ठीक है। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये यहाँ पर आपका माउस है और माउस में ये यहाँ पर रोल है और इस तरफ एक बटन होती है, एक इस तरफ बटन होती है, फिर ये नीचे इस तरह से पकड़ने का होता है। तो ये जैसे ही आप यहाँ पर देखिए ये राइट बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो राइट बटन जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ ये एक पूरा क्या होगा, यहाँ पर एक मेनू खुल जाएगा। इस मेनू में देखिए कई चीज़ें होंगी, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप है, सेटिंग है, या फिर यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन भी आपको मौजूद मिल जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और देखिए जो माउस होता है, माउस में मुख्यतः यहाँ पर हमें दिखते तो देखिए 2 बटन है लेकिन 3 बटन होते हैं। ये जो गोल गोल यहाँ पर होता है ना, जिसको स्क्रॉल जिससे हम करते हैं, इसमें भी एक प्रेस बटन होता है। इसको अगर आप कभी प्रेस करके देखेंगे तो इसमें भी एक प्रेस बटन मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये माउस में अगर राइट क्लिक करेंगे, आप दायाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक विशेष मेन्यू जो है यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अगला देखिए, नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, फॉर्क, और यहाँ पर है देखिए एक्सेस, पाइप, ओपन। तो अब देखिए ये क्या है कि जब भी सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यदि कोई एक नया फंक्शन यदि शुरू करना चाहता है या यहाँ पर कोई नई प्रक्रिया शुरू करता है तो वहाँ पर ये एक फॉर्क जो है ये फंक्शन है दरअसल। ये देखिए ये जो चिन्ह लगे हैं ना, किसके हैं, ये फंक्शन है। तो फॉर्क मतलब होता है एक नई प्रक्रिया को शुरू करना, ठीक है। तो फॉर्क ये जो है यहाँ पर काम होता है। हालांकि देखिए अब ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अपना काम करता है अलग अंदर से, तो इसको हमें यूज़र को नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये हो क्या रहा होता है कि वही फॉर्क जो होता है ये ऑप्शन किसी नई प्रक्रिया को ओपन करता है। अगला देखिए, कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन देखिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ये विंडोज़ क्या है फ्रेंड्स, विंडोज़ यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब देखिए विंडोज़ में भी हम जैसे देखते हैं कि विंडोज़ के कई वर्जन जैसे मौजूद हैं। जैसे भाई XP था तो उसको 2003 बोलते थे, फिर 7 आया है ना, फिर इस तरह से देखिए 10 है, 12 है, इस तरह से। तो विंडोज़ क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में भी ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सॉफ्टवेयर दिख रहा है विंडोज़ का, यहाँ पर ये क्या है कि एक भाई सॉफ्टवेयर है, और ये किस तरह का, यहाँ पर सिस्टम
सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखिए, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क और कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जाता है। यानी कि देखिए, जो माउस है और हमारी जो डिस्प्ले है, साउंड है, नेटवर्क है, अगर इनकी हमें कुछ सेटिंग बदलनी है तो सेटिंग कहाँ पर जाके बदलेंगे। ऑप्शन देखिए, ब्राउज़र, कंट्रोल पैनल, ऑफिस टूल्स और एसेसरीज़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ से बदलेंगे, ये बदली जाती है यहाँ पर कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल का देखिए नाम ही पढ़िए, कंट्रोल पैनल ऐसा पैनल जहाँ से हम अपने सिस्टम में यूज होने वाले डिवाइसेस और कई सारी एप्लीकेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसा जो पैनल मौजूद है उसे हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल कहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल जो है हमारा माउस की डिस्प्ले, नेटवर्क, कई चीज़ें जो हैं वहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है क्या है। तो देखिए, अगर हम लिब्रे ऑफिस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कैल्क में फंक्शन विजार्ड यदि ओपन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हमें किसका उपयोग करना होता है। ऑप्शन देखिए, अल्ट F1, कंट्रोल F6, F2, कंट्रोल F5, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अगर हमें ये यूज करना है वहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड यदि ओपन करना है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट जो की है वो चाहिए, कौन सी, CTRL, यानी कंट्रोल प्लस यहाँ पर F2 चाहिए हमें। क्या चाहिए, कंट्रोल प्लस F2। अगला देखिए, इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन देखिए, इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो देखिए, यही यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखिए ये क्या बोल रहा है, ये जो कथन है फिर से इसको पढ़िए। ये कह रहा है कि इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो देखिए, ये प्रोटोकॉल नहीं है, जो ये यहाँ पर लैंग्वेज दिया है ना, तो ये एक लैंग्वेज है। ये कैसी लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, जब भी देखिए आप ब्राउज़र ओपन करते हैं, यानी कि आप इंटरनेट में जाते हैं, तो देखिए किसी चीज़ पे क्या होता है कि एक लिंक होता है। तो लिंक उसमें ये तो कलर अलग से होगा, नहीं कलर अलग से होगा, तो जैसे अगर आप उसमें क्लिक करते हैं तो इससे आपको किसी दूसरी जगह पे डायरेक्ट कर दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है। तो ऐसे जो ये क्लिकेबल जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में देखिए चाहे वो कोई मतलब टेक्स्ट लिखा हो, चाहे वो कोई इमेज हो, या कोई भी अन्य चीज़ हो, अगर वहाँ पर ये लिंक है तो लिंक वो सीधे सीधे क्या है कि ये है मार्कअप लैंग्वेज में ही यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मार्कअप लैंग्वेज है ये यहाँ पर प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है यहाँ पर TCP और IP, ठीक है। तो TCP देखिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, IP जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये प्रोटोकॉल अलग होते हैं। यहाँ पर ये मार्कअप लैंग्वेज जो है ये डिज़ाइन करने के लिए, जो हमारा जो वेब पेज जो डिज़ाइन होता है, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। अब देखिए कभी कभी इसका ये फुल फॉर्म भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, तो ये तो हमने ढूंढ लिया भाई कि हाँ ये गलत था, बाकी के देखिए इसमें जो पॉइंट है उनको भी समझ लेते हैं। तो इंटरनेट के बारे में देखिए ये क्या है कि पहुंच और उपयोग हेतु इंटरनेट के लिए कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं है, चाहे तकनीक कार्यान्वयन के लिए हो या नीतियों के लिए। तो देखिए इंटरनेट में क्या है, आपको एक्सेस के लिए एक कोई विशेष तरह का एक मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह के रूल रेगुलेशंस नहीं बने हैं, ठीक है। इसलिए ये यहाँ पर बात ठीक थी। दूसरा देखिए, इंटरनेट लाखों छोटे घरेलू, शैक्षणिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क हैं। तो ठीक है, ये तो भाई है ही। अभी देखिए ये भी तो नेटवर्क है, जो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी अगर यहाँ तक वीडियो देख पाए हैं आप, तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क है ना। तो छोटा नेटवर्क है। अगला देखिए, इंटरनेट कंप्यूटर का एक संग्रह है जो जानकारी साझा करता है। तो ठीक है, इंटरनेट क्या है भाई, इंटरनेट जो है देखिए, इंटरनेट का वैसे मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। ये होता है जैसे इंटर और ये नेट, तो ये इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। और इसमें क्या होता है कि सारे जो भी डिवाइसेस हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इसी में सर्वर्स हैं, वो आपस में क्या होते हैं कि लिंक्ड होते हैं, जुड़े होते हैं। तो कंप्यूटर का एक संग्रह होता है जो कि जानकारी को साझा करता है, जैसे मेरे द्वारा यहाँ पर डाली गई जानकारी को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं।
इसमें से बताना है कि कौन से कथन जो है वो गलत हैं। ऑप्शन देखिए, अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण हैं। दूसरा देखिए क्या है कि ब्रेव क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है कि ना तो एक और ना ही दो, मतलब कि ये कह रहा है कि कौन से गलत हैं, तो दोनों गलत नहीं है ये, हालांकि दोनों जो है यहाँ पर सही हैं। तो ये दोनों इसलिए सही हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कि देखिए ये जो अल्टा विस्टा है, तो अल्टा विस्टा और लाइकोज शुरुआती दिनों के ये दरअसल खोज इंजन है। खोज इंजन मतलब सर्च इंजन, ठीक है। जैसे अभी हम गूगल यूज कर रहे हैं, तो गूगल क्या है, एक यहाँ पर सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होते हैं कि भाई होते तो ये एक प्रकार से सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन हमें सर्फिंग करने का मतलब नेट में, जैसे नेट में एक जगह से दूसरी जगह जब हम जा रहे होते हैं ना क्लिक करके, अभी हमने देखा कि वहाँ क्लिक करने को वो देखा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज देखा, तो जो क्लिक करके हम जा रहे होते हैं इसको सर्फिंग कहते हैं। तो सर्फिंग करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं सर्च इंजन। तो जैसे अभी हमारे पास गूगल सर्च इंजन है, तो यहाँ पर अल्टा विस्टा और लाइकोज ये भी जो थे शुरुआती दिनों के क्या थे, एक प्रकार के सर्च इंजन थे। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन था, वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पर सही है, क्योंकि वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है ब्लैंक स्पेस फिर के रूप में जाना जाता है। तो देखिए किसके रूप में जाना जाता है, यहाँ पर देखिए लैन वेब सर्वर, और यहाँ पर देखिए WAP वेब, और यहाँ पर मतलब WLAN है ना, वाइड यहाँ पर एरिया नेटवर्क के हिसाब से है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पूछ रहा है कि भाई इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेब सर्वर। HTTP क्या है, देखिए इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको समझिए थोड़ा सा, देखिए ये खुद बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, हाइपर टेक्स्ट, कैसा टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट कैसे बनेगा, वो जो मार्कअप लैंग्वेज से बनेगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोकॉल जो हमारे पास यहाँ पर जो ये भी जो मतलब कि वो चीज़ें जो कि हाइपर टेक्स्ट से जुड़ी हुई हैं, जो मैटर है उसको यहाँ पर क्या प्रोटोकॉल कर है कि उसको ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है। तो ये वाला प्रोटोकॉल कहाँ मौजूद होगा, ये होगा वेब सर्वर में। क्यों, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक वेब सर्वर है, आप यहाँ पर एक क्लाइंट है, ठीक है, आपका मान लीजिए ये लैपटॉप है या मोबाइल है, कुछ भी है, आपने कोई यहाँ से क्या किया कि एक रिक्वेस्ट भेजी, मान लीजिए हमारे ही इसी वीडियो को आपने क्लिक किया, तो जैसे ही आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके पास में ये जो सर्वर है इसके पास में ये है, क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आपने क्लिक किया है, इसके पास में ये ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल है, और ये आपको ये डेटा जो है ट्रांसफ़र करके दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि दरअसल ये एक वेब सर्वर। अगला देखिए, UTR का पूर्ण नाम बताइए, ठीक है। तो ये जो UTR है इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑप्शन देखिए, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, दूसरा है A तथा B दोनों, और अगला देखिए यहाँ पर दिया है यूनिक ट्रांसमिशन रेफरेंस, या फिर इनमें से कोई नहीं, और फिर यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस तरह से करके कई ऑप्शन यहाँ पर इसने जनरेट किए हैं। तो UTR क्या होता है, ये होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या होता है, UTR मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। अगला देखिए प्रश्न, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ऑप्शन देखिए, मालवेयर, एडवेयर, एंटीवायरस, और BC दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटीवायरस। भाई एंटीवायरस क्या करता है, देखिए यहाँ पर ये क्या कहता है, कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ब्लैंक स्पेस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने के लिए, तो वायरस का पता लगाने के लिए और उससे वायरस से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। अब यूपी के देखिए 20 क्वेश्चन आते हैं, तो जो 20 क्वेश्चन है इनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए इसमें यूपी का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो है
इसकी सीमा जो राज्यों से लगती है तो उसमें से सबसे कम जो सीमा साझा करता है कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम क्षेत्र से सीमा साझा उत्तर प्रदेश से करता है। देखिए ये जो, अगर हम इसको मैप में देखें थोड़ा सा, तो देखिए ये जो हमारा यूपी है, यूपी से इधर से ऊपर वाले क्षेत्र से, यहाँ से यहाँ पर देखिए ये हिमाचल प्रदेश लगता है, और ये जो सीमा साझा करता है सहारनपुर, यहाँ पर जो ज़िला है इससे सीमा साझा करता है, और ये सबसे कम जो है सीमा साझा करता है। वहीं पर देखिए जो मध्य प्रदेश है, एमपी जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा यहाँ पर करता है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में देखिए दक्षिण में जो पहाड़ी है तो उसमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन देखिए इसमें से दिए गए हैं, कैमूर, विंध्याचल, सोनकर, सतपुड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारी यहाँ पर सोनकर पहाड़ी है, तो ये सोनकर पहाड़ी जो है ये सबसे ऊंची पहाड़ी है उत्तर प्रदेश में दक्षिण में। ये जो सोनकर पहाड़ी है फ्रेंड्स, ये जो हमारा मिर्ज़ापुर ज़िला आता है, कौन सा? मिर्ज़ापुर, ठीक है। तो ये मिर्ज़ापुर ज़िले में अवस्थित एक यहाँ पर चोटी है, और ये जो चोटी है ये यहाँ पर नीचे दक्षिण वाले भाग में जो है। इसके साथ यदि हम ये बात करें कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है देखिए अमसोत। क्या नाम है? अमसोत। और ये जो अमसोत है इसकी जो ऊंचाई है देखिए 3140 फीट है। ये हमारे सहारनपुर ज़िले में अवस्थित है। तो सहारनपुर ज़िला जो है सबसे उत्तरी ज़िला है, वहीं पर जो ये है कि ये क्या है कि अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ज़िलों के नाम दिए गए हैं और फिर पूछ रहा है कि भाई कहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन देखिए, सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, झांसी, आगरा, मथुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये जो मिर्ज़ापुर और झांसी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो है लाल मिट्टी जो है ये पाई जाती है। लाल मिट्टी देखिए जो यहाँ पर हमारा पठारी क्षेत्र है, तो उस पठारी क्षेत्र से टूट टूट के जो मिट्टी बनती है तो वो बालू उसमें से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इस वाले क्षेत्र में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ देखिए हमारा जैसे झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयाग, इन सारे ज़िलों में यहाँ पर जो मिट्टी है लाल वाली हमें मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये देखिए करंट से आप जोड़ सकते हैं इसको, और इसके साथ साथ में ये स्टैटिक भी हो गया है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो ये गिद्ध संरक्षण केंद्र है कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन देखिए, सोनभद्र, बांदा, लखनऊ और मेरठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो यहाँ पर गिद्ध संरक्षण के लिए जो केंद्र बना है ये बना है महाराजगंज में। कहाँ बना है? महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज में है ये। तो महाराजगंज में ये बनाया गया है ताकि गिद्ध का संरक्षण किया जा सके। क्योंकि देखिए गिद्ध जो है यहाँ पर पहले ज़्यादा थे, अब कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पेन किलर लगाया जाता था इंजेक्शन जानवरों को, जिसको डिक्लोफिनेक नाम से जानते थे। तो डिक्लोफिनेक अगर किसी जानवर के लगा दिया गया और ये फिर जानवर जब मरा और इसका यदि मांस जो है अगर गिद्ध खाता था तो उसकी किडनी फेल हो जाती थी। तो ये जो डिक्लोफिनेक है, कभी प्रश्न में अगर ये पूछे कि भाई किस दवा के कारण जो है गिद्धों की मृत्यु हो रही थी, तो वो है डिक्लोफिनेक, ठीक है। तो इसके लिए महाराजगंज में इसके संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाया गया है, और ये बनाया गया है हरियाणा के एक पिंजौर नाम की जो जगह है, वहाँ पर जो एक जटायु संरक्षण केंद्र बनाया गया था उसके तर्ज पे इसको क्या किया गया है कि बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? तो इसमें से कौन सी फसल है जो बड़ी मात्रा में नहीं उगाई जाती है? ऑप्शन देखिए, बाजरा, चना, सोयाबीन, कसावा। तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है सूखा क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं उगाई जाती है? कसावा ज़्यादा मात्रा में यहाँ नहीं उगाया जाता। बाकी देखिए बाजरा, चना और सोयाबीन। अगर कभी ऐसा भी प्रश्न पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन के उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो यही क्षेत्र है फ्रेंड्स अपना, कौन सा? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। अगला देखिए, निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? तो गंगा से निकलने वाली जो ये एक नहर है जिसका हम निचली गंगा नहर कहते हैं, तो ये कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए, बरेली,
हरिद्वार, कानपुर, नरौरा, तो ये नरौरा से निकलती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में नरौरा में एक पावर प्लांट है, कौन सा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिससे कि हम बिजली लेते हैं, तो वो अपने उत्तर प्रदेश में एक ही है, नरौरा। और इसी नरौरा जगह से जो यहाँ पर देखिए निचली गंगा नहर है, वो क्या है कि यहाँ से निकलती है। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। हालांकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कहाँ पर है देखिए, ऑप्शन देखिए, क्योंकि पिछले उस पेपर में इसको डिस्कस किया गया है। ऑप्शन है देखिए, रामपुर, लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर। तो इसका आंसर क्या है, ये है यहाँ पर रामपुर, ठीक है। अगला देखिए, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है देखिए, चीनी मिट्टी के पात्र, आबनूस का काम, चूड़ियाँ और लकड़ी का काम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए, चूड़ियों के लिए। यहाँ कांच की चूड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती हैं। अगला देखिए प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सुहाग नगरी। अभी इसको हमने ऊपर ही पढ़ा है, इसको फिरोजाबाद को कहते हैं, क्योंकि सुहाग में जो चूड़ियाँ होती हैं वो बहुत मुख्य होती हैं, है ना। जैसे कोई सुहागिन है तो वो हमेशा क्या करती है, चूड़ी पहनती है, बिंदी लगाती है, या मांग में सिंदूर भरती है, तो ये जो सुहाग का प्रतीक है, तो हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सुहाग नगरी के नाम से इसको यहाँ पर फिरोजाबाद को जानते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर और फिर ब्लैंक स्पेस अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। तो देखिए, सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सी जगह जो है, ये कौन सा शहर, बरेली, मेरठ, चुनार और फिरोजाबाद। तो ये कहाँ पे, चुनार, है ना। चुनार में जो है ये सजावटी बर्तन यानी लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं वो बनाए जाते हैं, उनको पकाया जाता है, और काफ़ी अच्छे बर्तन जो है ये सुंदर सुंदर दिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मध्य काल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था। ऑप्शन है देखिए, सहारनपुर, जहाँपुर, जौनपुर, लखनऊ। तो जौनपुर को यहाँ पर सिराजे हिंद कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा है काफ़ी अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। और जैसे शेर शाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी, ये इस तरह के जो विद्वान हैं, या इस तरह के जो उस समय के प्रतिष्ठित लोग हुए, इन्होंने भी शिक्षा यहाँ पर ही क्या की थी कि पाई थी, प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध हिंदी लेखक राहुल संकृत्यायन का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है। ऑप्शन देखिए, देवरिया, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़। तो राहुल संकृत्यायन जी का जन्म जो है ये आजमगढ़ में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, देखिए इसमें से विकल्प दिए हैं, बिंद क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं देखिए सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली जो है ये अपना सोनभद्र जो ज़िला है ना, सोनभद्र ज़िले में ये सिंगरौली है, और ये सबसे दक्षिणी ज़िला है, और ये वही ज़िला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करता है, अर्थात 4 राज्यों से, है ना। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला जो ज़िला है वो यही सोनभद्र है। अगला देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए 1857 का विद्रोह दिया है, और दूसरी तरफ यहाँ पर दिया है कि विद्रोह का जो समय है, तिथि क्या थी। तो देखिए बैरकपुर, और यहाँ पर बैरकपुर जो है दिया गया है कब, यहाँ पर 29 मार्च 1857, मेरठ 10 मई 1857, झांसी देखिए दिया है 10 मार्च 1857, और लखनऊ जो है 4 जून 1857। तो यहाँ पर देखिए जो झांसी का जो विद्रोह शुरू हुआ था ये जून में शुरू हुआ था, और ये 8 जून को शुरू हुआ था। और झांसी से हम जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, इन्होंने अंग्रेज़ों का यहाँ पर डट के मुकाबला किया था, और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे इन्होंने, इतनी वीरता से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और हीरोज नाम का एक जो अंग्रेज़ था, वो कह रहा, मतलब इनको वीर गति प्राप्त होने के बाद में वो बोला था एक स्टेटमेंट कि यहाँ पड़ी हुई जो ये औरत है, ये पूरे मतलब क्रांतिकारियों में से एक अकेली मर्द है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत वीरता से लड़ाई की थी। तो ये जो लड़ाई शुरू हुई थी ये यहाँ पर 8 जून से शुरू हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे। तो हिंदुस्तान जो पेपर है उसके संपादक यहाँ पर बताना है। ऑप्शन देखिए,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और मदन मोहन मालवीय और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से ये जो मदन मोहन मालवीय थे, इसके क्या थे कि संपादक थे, किसके, ये यहाँ पर दैनिक समाचार हिंदुस्तान के। दैनिक मतलब डेली निकलता था ये, क्योंकि उस समय साप्ताहिक अखबार भी निकाले जाते थे काफ़ी। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ है? अभी ये देखिए, बांदा में, कानपुर में, प्रयाग में, सोनभद्र में। तो कहाँ है ये जो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो है, ये कहाँ पे है? ये है हमारे चित्रकूट में, है ना, चित्रकूट में ये है। अगला प्रश्न देखिए, और इस देखिए विद्यालय का जो नाम है ये रामभद्राचार्य नाम से है, तो क्योंकि रामभद्राचार्य एक जो संत हैं उनके नाम पे इसको रखा गया है, वही इसके फाउंडर भी हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भाई बताना है कि जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा कहाँ का है। ऑप्शन देखिए, गाजियाबाद, लखनऊ, संत रविदास नगर, वाराणसी। तो कहाँ का है? गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद का जो जनघनत्व है उत्तर प्रदेश के ज़िलों में से 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से है? तो गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन देखिए, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, देवीपाटन, मुरादाबाद। तो कहाँ से संबंधित है? ये मुरादाबाद से। ये भी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश का पहला स्किन बैंक किस ज़िले में स्थित है? तो पहला स्किन बैंक बताना है हमें। तो पहला स्किन बैंक देखिए कहाँ है? ऑप्शन देखिए, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कानपुर में बनाने की बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर हम पहला स्किन बैंक जो है ये कानपुर में स्थापित हुए। अगला देखिए, जो कि लास्ट प्रश्न होगा इसका, देखिए प्रश्न है, हाल ही में घोषित उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में राज्य की राजधानी लखनऊ के अतिरिक्त सीमावर्ती 5 अन्य जिलों में कौन शामिल नहीं है? अब ये है क्या, जैसे देखिए हमारा जो एनसीआर है, यानी कि दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, तो जिस तरह का ये एनसीआर बनाया गया है, इसी तरह का हम उत्तर प्रदेश में राज्य राजधानी क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो राज्य राजधानी क्षेत्र जो हम बनाना चाहते हैं, इस राज्य राजधानी क्षेत्र में हम मतलब यहाँ पर लखनऊ के साथ साथ में 5 ज़िलों को और ले रहे हैं। तो इनमें से कौन सा ज़िला वो नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, हरदोई, सीतापुर, अयोध्या, रायबरेली। तो इसमें से जो ये अयोध्या है ना, अयोध्या को हम नहीं ले रहे हैं। बाकी देखिए हरदोई, सीतापुर, रायबरेली इनको ले रहे हैं। अगर हम 5 ज़िलों की बात करें कि भाई लखनऊ के साथ साथ में 5 ज़िले और कौन कौन से होंगे, तो देखिए हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली है और बाराबंकी। इनको हम लेंगे और साथ में लखनऊ को, और एक पूरा रीजन यहाँ पर क्या कर देंगे, बना देंगे, डेवलप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पूरे इसके प्रश्न देख लिए हैं। हालांकि रीजनिंग का पोर्शन हमने स्किप किया है, क्योंकि अभी इस रिसोर्स के माध्यम से उसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने कोशिश यही की है कि अगर आपने लास्ट तक ये पूरा वीडियो देखा है, तो आप मान के चलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर तैयार भी होगा। और इसके और भी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। वीडियोस को लाइक भी करें, और जो अपना सजेशन हो आपका, वो सजेशन भी हमें दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।